हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ फ्री हैंड मैपिंग अर्थात वर्ल्ड मैपिंग का एक और पार्ट। और इस पार्ट में बेसिकली आज हम क्या डिस्कस करेंगे, तो याद रखिए आज हम नॉर्थ अमेरिका को फिजिकली वाला यानी कि जो फिजिकल पोर्शन है जिसमें हम देखते हैं पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, इसे पूरा कवर करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, काफी इंटरेस्टिंग होगा। और याद रखें कि एक बार हम जो है वो फिजिकल वाला पार्ट देखेंगे, फिर हम पॉलिटिकल वाला पार्ट देखेंगे। याद रखें कि ये इन डेप्थ एनालिसिस रिक्वायर्ड है यूपीएससी में, इसलिए हम इसे दो पार्ट में कंप्लीट करते हैं। एक फिजिकल पार्ट होगा और एक पॉलिटिकल पार्ट होगा। टॉपिक सेम है पर डायमेंशन बिल्कुल अलग होंगे। याद रखिए कि अगर मैंने ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में बताया तो मैं फिजिकल वाले पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा कि ब्रिटिश कोलंबिया वाला पार्ट जो है इसमें आपको जो है वो माउंटेन्स दिखेंगे, इसमें कुछ प्लेट्यूज दिखेंगे अर्थात कुछ पठार दिखेंगे, कुछ मैदान दिखेंगे, कुछ नदियां दिखेंगी। अब जब मैं इसका जो है फिजिकल के बाद पॉलिटिकल पार्ट पर आऊंगा तो इसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस को देखेंगे। यूएस कनाडा रिलेशन में इसका क्या रोल है, इंडिया कनाडा रिलेशन में इसका क्या रोल है और किस प्रकार से ज्योग्राफी जन्म देती है जियोपॉलिटिक्स को। इस डायमेंशन पर हम फोकस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई नो आप सभी को वेट था थोड़ा सा कि हम जल्दी से जो है वो कॉन्टिनेंट वाले पार्ट पर आए, तो लीजिए हम आ चुके हैं। और याद रखें पीछे जो मैं मैप ड्रॉ करता हूं हर रोज मैं एक डायमेंशन इसमें ऐड करता हूं। जैसा हमने देखा था प्रीवियसली क्लास में कि यहां पर हमने रिफ्ट वैली को देखा, इसी प्रकार से मैंने यहां पर आज जो है वो ग्रेट लेक्स को मेंशन करा है। और इस ग्रेट लेक्स के बारे में चूंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए अभी थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में जो एक छोटा सा पावर बूस्ट हम जिस पर डिस्कस करते हैं वो थोड़ा सा आज स्किप होगा। चलिए तो हम स्टार्ट करें। उसके पहले मैं मानकर चल रहा हूं कि आप सभी ने एनरोल कर लिया है 10 अक्टूबर के बैच पे। याद रखिए ये बैच सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर रिवॉल्यूशनरी है। रीजन इसका याद रखिएगा कि इस बैच में बेसिकली जो है वो आपके पास तीनों ऑप्शन है और ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। इस चीज को समझिए कि आप इस बैच में एनरोल कर पाएंगे। आपके पास तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जो है सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम इसमें से किसी भी पैकेज को डिसाइड करें और ये मानकर चलिए कि आप इस बैच में आने के पश्चात अपनी जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पर महसूस करेंगे। मैंने जो लास्टली लाइव क्लास ली थी उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया कि 1-to-1 मेंटरशिप का क्या जो है रोल होता है। इसके अलावा जो है वो क्या रोल होता है जब आप 3 घंटे की क्लास में उस चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। आप सोचिए कि आपको जो समस्या आएगी आपका मेंटर आप लाइव क्लास में उसके डाउट्स को जो है वो क्लियर कर पाएंगे। ऑडियो में, वीडियो में, इवन अपने मेंटर से जो है वो आप कनेक्टेड होंगे और अपने सारे डाउट्स को, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, हर्डल्स को क्लियर कर पाएंगे। तो मैंने ये मान रखा है कि आप सभी आ रहे हैं और हम और आप मिलकर आपकी जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। याद रखिए यूपीएससी इज अ यात्रा, ये एक जर्नी है। अगर आपने इस जर्नी को एंजॉय नहीं करा, मतलब जब आप पढ़ रहे हैं आपको मजा आना चाहिए, आपको बीच में ब्रेक लेने की इच्छा ना हो, जबकि आपका शरीर कहे, आपकी बॉडी कहे कि नाउ इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, बट आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी सोल बेसिकली आपको कहे इसी टेबल पर बैठना है। ये जब डेडिकेशन आ जाएगा, ये जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के लिए, आप मान लीजिए उस दिन आप जो है सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड एडवाइस कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, दिस इज अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट। और याद रखिए कि कभी भी मनी एजुकेशन में हर्डल नहीं होता। समस्या बस इतनी होती है कि जो पैसा होता है उसके खर्च करने की प्रायोरिटीज अलग है। मैंने प्राथमिकताओं के बारे में बताया था कि याद रखें आपकी प्राथमिकताओं में क्या है ये मायने रखता है, मनी कभी भी नहीं। इस चीज को याद रखें कि आप अपने फेवरेट फैकल्टीज का कोड यूज कर सकते हैं। यहां मेरा कोड दिया हुआ है, इसी प्रकार से अदर फैकल्टीज के भी कोड है। आप अपने फेवरेट फैकल्टी का कोड प्रिवेल करें और उससे जो है इस कोर्स में एंटर लें। ये मैं मानकर चलता हूं कि आप सभी आ रहे हैं और हम आगे ज्योग्राफी का सफर वहां तय करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। यहां ध्यान से देखिए, याद रखें कि सबसे पहले हमें आउटलाइन ड्रॉ करनी है वर्ल्ड मैप की। और वर्ल्ड मैप में भी कौन से वाले पोर्शन की, तो याद रखिए हम ड्रॉ करेंगे उत्तरी अमेरिका की। अब यहां थोड़ी सी फाइन क्लियरिटी की आवश्यकता है, यहां मैं कुछ चीजें और भी ड्रॉ करूंगा, तो आप थोड़ा सा जो है पेशेंस रखें। लेट मी ड्राई देन वी कैन कंटिन्यू। ये जो है हमने इसका पश्चिमी अर्थात वेस्टर्न साइड जो है वो ड्रॉ करा है। आइए इसका ईस्टर्न साइड भी ड्रॉ करें। इस प्रकार से आपको यहां पर जो है वो दिखाई देगा मध्य अमेरिका वाला पोर्शन। लेट मी ड्रॉ देन वी कैन डिस्कस दैट पार्ट।
तो जैसा आप यहां पर देख पाएंगे, याद रखिए कि ये कुछ ब्रॉडर सेंस में आप कह सकते हैं ये उत्तरी अमेरिका है। थोड़ा सा इसे हम एडजस्ट करते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। याद रखें कि इसके इस पोर्शन में, जस्ट अ सेकेंड, इसे हम थोड़ा सा जो है वो और एडजस्ट करें, फिर हम कंटिन्यू देखते हैं। याद रखें इसके यहां वाले पोर्शन में ये कैनेडियन शील्ड कहलाती है। अभी मैं इसका बाइफरकेशन करूंगा, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। याद रखें यहां पर आपको जो है वो कुछ द्वीप समूह दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से, एंड जस्ट अ फ्यू सेकेंड ऑल्सो, फिर हम इसे देखते हैं। ये जो आप अभी मुझे ड्रॉ करता हुआ देख रहे हैं, याद रखिए ये कैनेडियन शील्ड का पोर्शन है। बेसिकली ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, ये वाला पोर्शन, याद रखें कि ये ऊपर वाला पार्ट कहलाता है कैनेडियन शील्ड। और इस कैनेडियन शील्ड में ये ऊपर वाले जो पोर्शन है जो आपको कटा छटा छोटे छोटे द्वीपों के रूप में अरेंज दिखाई देता है, याद रखें इसे बेसिकली कहा जाता है दलदलीय क्षेत्र। और ये इरोडेड और डाइसेक्टेड है, अर्थात अपर्दित और अपक्षित इसका हो चुका है। और इसमें जो है वो पूरा क्षेत्र मार्शी है, अर्थात दलदलीय है। तो ये थोड़ा सा आपको अपने दिमाग पे क्लियर रखना है कि यहाँ पर आपको छोटे छोटे जो द्वीप समूह दिखाई दे रहे हैं, इसमें दो मेन हैं। एक मैं अभी बताऊंगा आपको जिसे कहा जाता है बेसिकली एलिजाबेथ द्वीप, और इसके अलावा फिर आपको दिखाई देगा बफिन द्वीप समूह। ये दो आपको मार्क करना है। यहां पर आपका ये पोर्शन रेडी है। इसी तरीके से आपको इस स्थान पर दिखाई देगा, याद रखें ये है बेसिकली ग्रीनलैंड वाला पार्ट। आपको इस तरीके से जो है वो ग्रीनलैंड दिखाई देगा, और ये है बेसिकली पूरी आउटलाइनिंग ऑफ उत्तरी अमेरिका। क्लियर? सो ये बनकर रेडी है बेसिकली उत्तरी अमेरिका। याद रखिए उत्तरी अमेरिका के एक साइड आपको इस स्थान पर जो है प्रशांत महासागर दिखाई देगा, इधर पे अटलांटिक महासागर दिखाई देगा। याद रखिए ये वाला जो पोर्शन है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहां आपको हडसन की खाड़ी दिखाई देगी, और ये आपको जो है ये बफिन बे वाला पार्ट दिखाई देगा। ये आपको पता है ये ग्रीनलैंड वाला पोर्शन है, ये मार्ची एरिया है, ऊपर जो है आर्कटिक वाला पार्ट है। और याद रखिए कि ऊपर वाले पोर्शन में यहां पर आपको एक सी दिखाई देगा जिसे ब्यूफोर्ड सी के नाम से जाना जाता है, और इस स्थान पर आपको जो है वो अलास्का की खाड़ी दिखाई देगी, यहां कैलिफोर्निया की खाड़ी दिखाई देगी। इतना पोर्शन मैं आपको पहले बता चुका हूं, और यही कारण है कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी आपसे कि आप सभी जाकर एक बार जो है वो वीडियो जरूर देखा करें प्रीवियस वाला, और तभी जो है आगे के पोर्शन में बढ़े। ओके, तो ये इतना पोर्शन हमारा बनकर रेडी है। आइए हम कुछ डायमेंशन यहां नोट डाउन करते हैं बेसिकली किसके बारे में, उत्तरी अमेरिका के बारे में या नॉर्थ अमेरिका के बारे में। जस्ट अ फ्यू सेकंड, मैं यहां कुछ चीजें नोट डाउन करने वाला हूं और आपको ये पता होना चाहिए। याद रखिए कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो अफ्रीका तथा एशिया, एशिया फर्स्ट है, अफ्रीका सेकंड है। याद रखें एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए, याद रखें कि सेकंड डायमेंशन जो उत्तरी अमेरिका है ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है, नो एनी लैंडलॉक नेशन। इसके अलावा याद रखें जो मैंने आपको पहले बताया, और इस प्रकार से आप फ्री हैंड जो है वो ड्रॉ भी कर लेंगे। याद रखें कि इस प्रकार से आपको जो है वो दिखाई देता है, ये है बेसिकली उत्तरी अमेरिका वाला पोर्शन। यहां से आपको सेंट्रल अमेरिका दिखाई देगा, ये इस प्रकार से आपको हडसन की खाड़ी, और ये चलते हुए आएंगे तो ये ग्रीनलैंड। याद रखें कि आपको यहां पर मेंशन करना है कि इस स्थान पर आपको दिखाई देगा क्या, यहां दिखाई देगा प्रशांत महासागर। इसी प्रकार से यहां याद रखें यहां दिखाई देगा अटलांटिक, यहां मेंशन करें यह है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यह आपको हडसन, यह है ग्रीनलैंड, और याद रखें कि यहां आपको जो है ब्यूफोर्ड सागर दिखाई देगा। अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से अपने कॉपी पर नोट डाउन करें। अब सेकंड डायमेंशन याद रखें कि इसे मैं अभी मेंशन करूंगा, लेकिन उसके पहले याद रखिएगा कि यहां आपको जो देश दिखाई देते हैं, इस प्रकार से आपको एक कनाडा दिखाई देगा, इस प्रकार से आपको एक यूएसए दिखाई देगा, और नीचे वाले पोर्शन में यहां याद रखिए ये आपको जो है वो मैक्सिको दिखाई देगा। क्लियर? यहां मैक्सिको, ये कनाडा, और ये यूएसए। ओके, अब यहां आपको याद रखना है कि आज की इस क्लास में हम बेसिकली किसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे, इसकी ज्योग्राफी के बारे में। जियोपॉलिटिक्स के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये एक पोर्शन आपको क्लियर है। अब सेकंड चीज याद रखिएगा कि जो यूएसए है, या फिर मैं कहूं ये जो पूरा उत्तरी अमेरिका है, याद रखिएगा कि ये एक ऐसा महाद्वीप है जो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर दोनों के साथ सीमा बनाता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये दोनों के साथ सीमा बनाने के साथ इसके सारे देश भी बनाते हैं, एक को छोड़कर।
याद रखिए नीचे मैंने आपको पहले मार्क कराया है, इस वाले पोर्शन में बेसिकली आता है सेंट्रल अमेरिका। और याद रखिए सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं मैं पहले ये बता चुका हूं। इसे कहा जाता है ग्वाटेमाला, सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा और होंडुरस। अब याद रखिए होंडुरस जो है वो केवल और केवल एक महासागर के साथ बनाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन सा महासागर है। अब याद रखिए कि ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन हुई उत्तरी अमेरिका के बारे में। अब ये हम जानते हैं ग्रीनलैंड प्राकृतिक रूप से उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, राजनीतिक रूप से यूरोप का पार्ट है। इसके नीचे आपको जो है आइसलैंड के नीचे जो है आपको ब्रिटेन दिखाई देगा, और ब्रिटेन के पास जो है ब्रिटेन के नीचे जो है बेसिकली डेनमार्क होगा, और डेनमार्क का यहां पर जो है वो अधिपत्य है। क्लियर? तो चलिए अब हम इसे प्लॉट करें उसके पहले मैं आपको इसका एक रफ प्लॉटिंग समझाता हूं। समझिएगा, इसकी रफ प्लॉटिंग कुछ इस प्रकार से है। ये क्यों जरूरी है? ताकि आपके दिमाग में चीजें सेटल डाउन बेहतर तरीके से हों। जब मैं ड्रॉ करूं तब के केस में आपका ध्यान पूरा इस बात पर हो कि आपको क्या प्लॉट करना है। आए मैं एक बार रफली आपको ये आइडिया दे दूं कि हम क्या देखने वाले हैं, और ये रफली आइडिया क्यों रिक्वायर्ड है, ताकि आप ड्रॉ करते टाइम अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करें। ओके, तो देखिए अब यहां याद रखें कि आपको उत्तरी अमेरिका के केस में इस स्थान पर एक पर्वत श्रेणी दिखाई देगी। याद रखिए इस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है एपलेशियन पर्वत। रिपीट करें इस नाम को मेरे साथ से, ये कौन सा पर्वत है? याद रखिए ये है बेसिकली एपलेशियन पर्वत। क्लियर? तो ये आपको एपलेशियन पहाड़ दिखाई दिए। नाउ इन पर्वतों के पश्चात याद रखें इसके दूसरे तरफ भी आपको एक पर्वत श्रेणी दिखाई देगी। याद रखें कि इस पर्वत श्रेणी को बेसिकली कहा जाता है कॉरिडोर ऑफ। अब ये कॉरिडोर क्या है तो पहले इसको समझें, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहां मैंने क्या बताया, इसे कहा जाता है एपलेशियन। ओके, हम उस वाले मैप पे दोबारा प्लॉट करेंगे, लेकिन पहले यहां समझे, इसे कहा जाता है एपलेशियन। अब याद रखें एपलेशियन के लिए कि ये ओल्ड अर्थात ये उसी प्रकार का पर्वत है जैसा हमारा अरावली है। अरावली कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। फाइन, यानी कि ऐसा पर्वत जिसका निर्माण, अब आप सोचिए इस चीज को, याद रखें कि विश्व में जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, पृथ्वी जब कठोर होना स्टार्ट हुई थी, तो याद रखिएगा इनिशियली अर्थ वाज लाइक अ फायरबॉल, यानी कि पृथ्वी जब बनी थी तब एक आग का गोला थी। जलता हुआ आग का गोला ठंडा होना स्टार्ट हुआ, ठंडे होने की प्रोसेस में सॉलिडिफिकेशन हुआ अर्थात पृथ्वी कठोर हुई, और कठोर होने पर पहला जो हिस्सा बनकर रेडी हुआ था महाद्वीप का, याद रखिएगा वो हिस्सा था प्रायद्वीपीय भारत का, वो हिस्सा था पेनिनसुलर इंडिया का। और उसके जस्ट बाद जो हिस्सा ठंडा हुआ था वो पीछे है आपका। याद रखें कि ये ऊपर वाला पोर्शन जो कटा छटा आपको दिखाई देता है, इस प्रकार से याद रखें ये बनकर रेडी हुआ था। याद रखिएगा कैनेडियन शील्ड सेकंड मोस्ट ओल्डेस्ट लैंडमास है ऑफ अर्थ, दूसरा सबसे पुराना जो है वो महाद्वीपीय क्षेत्र है कैनेडियन शील्ड, सेकंड डायमेंशन। अब इसमें याद रखें कि सबसे पहले क्या बना था? सबसे पहले जो है प्रायद्वीपीय भारत बना था। प्रायद्वीपीय भारत बनने के बाद सबसे पहले पर्वत भी कौन सा बना होगा? अरावली। तो याद रखिए कि विश्व का सबसे पुराना पर्वत अरावली है, और सेकंड सबसे पुराना पर्वत जो है एपलेशियन है। इसमें थोड़ा सा क्रम में जो है विवाद है, कुछ लोग कहते हैं स्कैंडिनेवियन पर्वत है। मैं आपको आगे इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा कि क्या है। फाइन, तो अभी तो याद रखें कि एपलेशियन सबसे पुराना पर्वतों में से एक है। ये उत्तरी अमेरिका के कौन से भाग में आता है? ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में आता है। ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ओल्ड माउंटेन्स का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। फाइन, मैं प्लॉटिंग जो है उस स्थान पर भी करूंगा, डोंट वरी। अब आ जाए इस स्थान पर। याद रखें इसे बेसिकली कहा जाता है रॉकीज का कॉरिडोर। अब इसे कॉरिडोर क्यों कहा जाता है तो समझिएगा। याद रखें कि जो रॉकीज हैं, आप पाएंगे कि ये पर्वत जो है वो समानांतर रूप से चलता हुआ आता है। आपको एक हिस्सा जो है अलास्का वाले पार्ट में दिखाई देगा, और ये याद रखें कि हम इसे कॉरिडोर इसलिए नहीं कहते कि समानांतर रूप से रन होता है, हम इसे कॉरिडोर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पर्वत आपको दिखाई देगा कि एक स्थान पर महाद्वीप और दूसरे स्थान पर महासागर है इसके, यानी कि ये एक मार्जिन पर बना है। फाइन, तो ऐसे नवीन वलित पर्वत जो किसी महाद्वीप के मार्जिन पर, एंडिंग पर बने होते हैं, वो सामान्यतः कॉरिडोर कहलाते हैं। फाइन, तो रॉकीज का कॉरिडोर है, एंडीज कॉरिडोर है, कई बार इसे कॉर्डिलेरा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें कि रॉकीज कॉर्डिलेरा कह लें, रॉकीज कॉरिडोर कह लें, प्रशांत कॉरिडोर कह लें, या प्रशांत कॉर्डिलेरा कह लें, ये तीनों चारों वर्ड एक ही चीज को इंडिकेट करता है। और ये कॉर्डिलेरा का मतलब क्या होता है तो सिंपल सा मीनिंग है, याद रखिएगा कि जब समानांतर पर्वत श्रेणियां उपस्थित होती हैं, यानी कि पैरेलल माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट होती हैं, तब के केस में सामान्यतः इसे कॉर्डिलेरा कहा जाता है। क्लियर?
तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर आपको रॉकीज का कुछ इस प्रकार से कॉर्डिलेरा दिखाई देगा, रॉकी पर्वत, और कई बार इसे जो है वो पश्चिमी कॉर्डिलेरा के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी कॉर्डिलेरा। फाइन। अब एक ये डायमेंशन हुआ। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि सर इसका निर्माण कैसे हुआ था। तो मैं बता दूं कि मैंने अपनी मैराथन वाली क्लास में बताया था कि जो उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट है, ये हिस्सा है बेसिकली किसका, ये हिस्सा है अंगारा का, यह हिस्सा है लॉरेशिया का। अर्थात जब पृथ्वी इस प्रकार से सॉलिडिफाई हुई, वहां एक बड़ा स्थलखंड बना जिसे कहा गया पेंजिया, दो भाग में विभाजित हुआ, ऊपर वाला अंगारा, नीचे वाला गोंडवाना, और अंगारा वाले पोर्शन से एक भाग टूटकर अलग हुआ जो पश्चिम की दिशा में प्रवाहित हुआ। याद रखिए उस कारण इसका निर्माण हुआ है। तो रॉकीज पर्वत आपको पश्चिमी कॉर्डिलेरा में दिखाई देते हैं। याद रखिए कि ऊपर से नीचे तक आपको इस प्रकार से विस्तृत मिलेंगे। अब ये एक पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट याद रखिए कुछ इस तरीके से, ध्यान दें, याद रखिएगा कि इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन आपको इस तरीके से दिखाई देता है, फाइन, ये बेसिकली कहलाता है कैनेडियन शील्ड। और याद रखिए कि जो कैनेडियन शील्ड है, इसका अधिकांश भाग जो है वो दलदलीय हो चुका है और ये कटा छटा है। इसके किनारे पर आपको यहां पर जो है वो ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए दिखेगी। हम इसे जो है वो डिटेल में देखने वाले हैं। फाइन। इसमें कौन कौन सी लेक आएगी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरे। क्लियर। एक ये पार्ट दिखाई देगा। दूसरा यहां पर आपको जो है वो ग्रेट लेक्स ऑफ कनाडा दिखाई देगी या कैनेडियन लेक्स का समूह दिखाई देगा। इसमें याद रखें, अब इस चीज को अपने दिमाग पर फिट करें, मैं एक एक करके वहां पर भी इसे बनाऊंगा। फाइन। तो यहां पर सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरे दिखाई देगी। इस प्रकार से आपको ऊपर अथाबास्का, रेनडियर, स्लेव, विनीपेग, ये जो है वो लेक्स का ऑर्डर दिखाई देगा। क्लियर। अब ये जो पोर्शन बचा हुआ है, याद रखिएगा इस बचे वाले पोर्शन को कहा जाता है बेसिकली उत्तरी अमेरिका का विशाल मैदान। और यह उत्तर अमेरिका का विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल एरियाज में से एक है। विश्व के सबसे बड़े जो ग्रासलैंड्स हैं, जैसे प्रेयरी जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है शीतोष्ण घास के मैदान, वो यहां पाए जाते हैं। इसके अलावा याद रखिए कि इस क्षेत्र में आपको जो है वो देखने को मिलता है कि विस्तार है बड़े बड़े जो है बागानों का, बड़े बड़े एग्रीकल्चरल एरियाज का, जहां पर कल्टीवेशन करा जाता है। किसका? तो दो चीजें याद रखें। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर होता है कॉर्न। कॉर्न का मतलब होता है भुट्टा। इसका जो है उत्पादन होता है और इससे ग्लूकोज बनता है। अब आप यहां ध्यान दें कि विश्व की सबसे बड़ी जो ग्लूकोज की कंपनी है, आप सभी ने इसका नाम जरूर सुना होगा, इसे कहा जाता है ग्लूकोन डी। आप बताएं ग्लूकोन डी में जो ग्लूकोज है वो किससे बनता है? वो बनता है कॉर्न से। और ये कॉर्न कहां से आता है? तो ये कॉर्न आता है भुट्टे से, या फिर आप कहें जो कॉर्न स्टार्च होता है ये कहां से आता है? और कॉर्न स्टार्च भी नहीं होता, ये एग्जैक्टली ग्लूकोज होता है। अब देखिए कॉर्न स्टार्च तो खैर एक डिफरेंट चीज है, लेकिन ये याद रखें जो कॉर्न है, भुट्टा है, उससे ग्लूकोज निकालने की प्रोसेस होती है। इसे कहा जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब भुट्टा जहां ज्यादा होगा वहीं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ज्यादा होगी, खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां ज्यादा होंगी। अब चूंकि जो है वो कॉर्न के उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र जो है वो यूएसए है, कारण यह है कि इस प्लेन में होता है, तो याद रखें यहाँ फूड प्रोसेसिंग भी ज्यादा होगी और इसीलिए आपको दिखाई देगा ग्लूकोन डी नाम की कंपनी भी कहां से बिलोंग करती है? यूएसए से। क्लियर। तो ये याद रखें यहां पर जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं। यहां पर प्रेयरी का जो है मैदान दिखाई देगा, ये शीतोष्ण घास के मैदान है। अब इसके अलावा याद रखिए कि यहां कुछ नदियां हैं। ओके, देखिए अब इस प्रकार से अगर मैं आपको समझा दूं तो नटशेल आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर क्या है। अब यहां याद रखिए कि जो यूएसए की नदियां हैं उसको आप कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ नदियां जो है वो इस दिशा में जाती हैं, कुछ नदियां जो है वो आपको जो है इस दिशा में जाती हुई मैक्सिको में दिखाई देंगी, और कुछ नदियां जो है आपको इस दिशा में जाती हुई दिखाई देंगी। आपको याद रखना है। और फिर कुछ नदियां ऊपर की दिशा में। याद रखिए कि उत्तरी अमेरिका की नदियों का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। फाइन। हम एक एक करके डिटेल में इन सभी को देखेंगे। फाइन। तो हमेशा याद रखें कुछ नदियां उत्तर की दिशा में जाएंगी, कुछ नदियां जो है उत्तर पूर्व की दिशा में जाएंगी, कुछ नदियां जो है वो दक्षिण पूर्व की दिशा में जाएंगी और कुछ पश्चिम की दिशा में जाएंगी। फाइन। तो ये कुल मिला के क्रम है। आइए इसे अपने दिमाग पर पहले आप सेटल डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लीन। अब मैं इसे जो है वो मैप पर प्लॉट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। याद रखें ये जो हमने ड्रॉ करा है इसे कहा जाता है रॉकीज का कॉरिडोर। अब यहां मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करने वाला हूं। यहां याद रखिए कि यहां आपको और क्या क्या दिखाई देगा, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहली चीज ये है रॉकीज वाला पोर्शन, और याद रखें
कि यहां पर आपको कुछ रेंजेस दिखाई देंगी। ओके, मतलब यहां कट बाय कट बाय कट बहुत सारी रेंजेस हैं। अब देखिएगा कौन कौन सी रेंज है। सबसे पहले आपको इस स्थान पर एक रेंज दिखेगी, इसे कहा जाता है अलास्का रेंज। अलास्का रेंज के नीचे आएंगे, याद रखिए इस स्थान पर आपको एक और रेंज दिखाई देगी। जस्ट अ फ्यू सेकंड, इन लाइनों को जो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं। इस प्रकार से आपको यहां अलास्का रेंज दिखाई देगी, ये यूएसए में आती है। इसके पश्चात याद रखिए ये कोस्टल रेंज दिखाई देगी, अर्थात तटीय श्रेणी दिखाई देगी रॉकीज की, ये यूएस और कनाडा के बॉर्डर में आती है। इसके पश्चात याद रखिए कि यहां आपको जो है वो कैस्केड ये रेंज दिखाई देगी, यानी कि अलास्का कोस्टल कैस्केड। क्लियर। अब कैस्केड के नीचे आएंगे तब फिर आपको जो है वो सियारा नवेदा ये रेंज दिखाई देगी, अर्थात अलास्का के नीचे आएंगे तो फिर तटीय श्रेणी के नीचे कैस्केड, कैस्केड के नीचे जो है सियारा नेवादा। फिर अब याद रखें इसके नीचे आएंगे तो सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियारा माद्रे ओरिएंटल, ये आती है कंप्लीटली मेक्सिको में। अब ये बेसिकली पैरेलल श्रेणियां हैं, कलेक्टिवली रॉकीज कहा जाता है, लेकिन इन श्रेणियों के अलग अलग नाम हैं। आप इसी प्रकार से समझे, जैसे हिमालय में जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आता है, इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा। या फिर मैं कहूं कि पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, मिंडसर, नौकटीबा या गढ़वाल, हिमालय, शिवालिक, ये श्रेणियां आती हैं। उसी प्रकार से जो है यहां पर भी आपको पैरेलल श्रेणियां दिखाई देंगी। याद रखिएगा इनका क्रम क्या है, हमेशा माइंड पे सेटल डाउन रखें। अलास्का तटीय श्रेणी, कैस्केड, सियारा, फिर सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियारा माद्रे ओरिएंटल। बीच में कुछ छोटी श्रेणियां भी दिखाई देती हैं, परेशान ना हो, ये मुख्य हैं। आपको और भी दिखेंगी बट ये मुख्य हैं। क्लियर। तो आइए इनका नाम जो है हम यहां मेंशन करते हैं। अब यहां ध्यान से समझिए, याद रखिएगा कि इन पहाड़ों के बीच में, इन पर्वतों के बीच में आपको हमेशा याद रखना है कि कुछ श्रेणियां दिखाई देंगी। अब माफ कीजिएगा, कुछ जो है वो पठार दिखाई देंगे। तो याद रखें कि श्रेणियों के मध्य पठार, इसे कहा जाता है पर्वत पदीय पठार। क्लियर। तो याद रखिए कि इस प्रकार से आपको एक माउंटेन दिखाई दिया, ये एक पर्वत है। इसी प्रकार से ये एक पर्वत श्रेणी है, मान लीजिए दोनों एक पर्वत श्रेणी के भाग हैं। अब याद रखिए कि इन दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार से, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक पर्वत श्रेणी है दो, अब इनके बीच में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, इसे कहा जाता है पर्वत का पदीय क्षेत्र। और याद रखिए पर्वत के पदीय क्षेत्र में आपको पठार अगर दिखाई देते हैं तो इन्हें कहा जाता है पर्वत पदीय पठार। और याद रखिए इसे इंग्लिश में कहा जाता है पिड माउंट एरिया। और ये याद रखिएगा कि यहां पर आपको बहुत सारे पिड माउंट रीजन दिखाई देंगे, अर्थात पर्वत पदीय क्षेत्र दिखाई देंगे। आपको याद रखना है कि कौन सा पर्वत पदीय क्षेत्र अर्थात कौन सा पठार किस देश में आता है। और अलग अलग पठार की मैं लिख कर देता हूं, अलग अलग पठार की अपनी अलग ज्योग्राफी, अपना अलग फिनोमिना, अपना अलग कल्चर, और कल्चर डिराइव्स टू पॉलिटी, वहां के इंटरनेशनल रिलेशंस को अलग करता है। तो याद रखिए कि यहां से ऊपर से नीचे आने के क्रम में आपको अलग अलग पठार दिखाई देंगे। मैं यहां पर जो है वो मेंशन करता हूं, इसे ध्यान से देखिएगा। याद रखें इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जस्ट अ सेकेंड, एक इस स्थान पर दिखाई देगा, याद रखिए इसे कहा जाता है बेसिकली यूकॉन का पठार। अब ये आता है बेसिकली अलास्का वाले एरिया में। याद रखिए इस पठार से जो है एक नदी निकलती है, इसे कहा जाता है यूकॉन नदी। और ये याद रखिए यूकॉन नदी जो है अलास्का वाले क्षेत्र में जाती है। ज्यादातर समय जो है ये कैसी रहती है, ज्यादातर समय ये जो है वो ठोस रहती है। याद रखिए इसकी अपनी पॉलिटिक्स है और यूएसए इस पॉलिटिक्स का यूज करता है। और मैं आपको लाइव क्लास में पहले इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। यहाँ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं जहां गोल्ड मिलने की संभावना है, यूएसए मानता नहीं है। नेट पर आप सर्च करेंगे शायद ये आपको मिले, बट रिसर्च पेपर पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं और ये पूरे वर्ल्ड की जीडीपी चेंज करने का जो है वो पोटेंशियल रखते हैं। मैं पॉलिटिकल पार्ट में इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। क्लियर। तो यहां आपको जो है एक पठार दिखाई देगा, इसी प्रकार से कुछ अन्य पठार भी हैं। आइए पहले मैं इसे क्रम से प्लॉट करता हूं, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। याद रखें एक ये पठार दिखाई देगा, सबसे ऊपर कौन सा है, ये सबसे ऊपर जो है अलास्का वाला पठार है, या इसे यूकॉन का पठार कहते हैं। इसके पश्चात याद रखिए ये ब्रिटिश कोलंबिया का पठार है, और ये याद रखिए पूरी तरह से कनाडा में आता है। इसके पश्चात याद रखिए कि आपको नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आपको इस स्थान पर कहीं पर दिखाई देगा, याद रखिए एक छोटा सा पठार, इसे कहा जाता है ग्रेट बेसिन। और याद रखिए ग्रेट बेसिन जो है ये मुख्यतः यूएसए में आता है। इसी तरीके से आप नीचे आएंगे तो याद रखें नीचे आने पर आपको जो है इस प्रकार से एक और पठार दिखाई देगा,
इसे कहा जाता है कोलोराडो का पठार। और इसे कोलोराडो का पठार क्यों कहा जाता है, तो याद रखिए यहां पर आपको कोलोराडो नदी दिखाई देगी, और याद रखिएगा कोलोराडो नदी जो है वो पश्चिम की दिशा में जाती है। कोलोराडो नदी का संबंध जो है वो ग्रैंड कैनियन के साथ भी है, जो विश्व के सबसे गहरे कैनियंस में से, सबसे बड़े कैनियंस में से एक है। कैनियन का मतलब क्या होता है, नदी जो वी आकार की घाटी बनाती है उसको गहरा करती जाती है, इसे कैनियन कहा जाता है। याद रखिए कोलोराडो के पठार पे कोलोराडो नदी है, और कोलोराडो नदी जो है वो ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। मैं कोलोराडो नदी अभी आपके सामने डिस्कस भी करूंगा, तो वहां पर भी आएगा। याद रखें कई लोग इसे ग्रेट बेसिन का पार्ट मानते हैं, दोनों ही राइट है, कोई भी रॉन्ग नहीं होगा। फाइन, तो इस प्रकार से आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको फिर मैक्सिको का पठार दिखाई देगा। याद रखें कि मैक्सिको का पठार मुख्य रूप से जो है वो मैक्सिको में ही आता है। क्लियर, तो आपको इस प्रकार से जो है वो पठारों का क्रम दिखाई देगा, आपको इसे अपने माइंड पर सेटल रखना है। अलास्का का पठार, अलास्का के नीचे आएंगे तो आपको ब्रिटिश कोलंबिया, फिर ग्रेट बेसिन के नीचे आएंगे तो फिर आपको यहां पर दिखाई देगा दूसरा पठार जो मुख्यतः यूएसए में आता है, जिसे कोलोराडो का पठार कहते हैं, और इसके पश्चात जो है आपको मैक्सिको का पठार दिखाई देगा। ये पठारों का क्रम है, आपको क्रम भी याद रखना है। और मैंने कुछ पठारों के बारे में कुछ चीजें बताई, जैसे ये जो सबसे ऊपर यूकॉन का पठार है, यहाँ पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिलते हैं, आगे डिस्कस करूंगा। ब्रिटिश कोलंबिया अपने कल्चर के लिए काफी फेमस है। इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे तो याद रखें कि जो ग्रेट बेसिन है, या मैं कह लूं जो कोलोराडो का पठार है, इस क्षेत्र में आपको सबसे पहली चीज तो ग्रैंड कैनियन दिखाई देगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में आपको कुछ मरुस्थल भी दिखाई देंगे। अब आते हैं मरुस्थल वाले पार्ट में, तो ये पर्वत हो गया, पठार हो गया। अब थोड़ा सा जो है इसके मरुस्थल के लिए हमें अलग मैप की आवश्यकता होगी, तो हम यहां पर जो है मैप को ड्रॉ कर लेते हैं। आइए ध्यान से देखें और अपने माइंड पर सेटल रखिएगा। ध्यान से देखिए, याद रखें इस प्रकार से आपको जो है इस स्थान पर दिखाई देता है उत्तरी अमेरिका, और ये स्थान आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। याद रखें कि ये पोर्शन इस तरीके से आता है। क्लियर, अब इसमें याद रखिए कि यहां इस प्लेस पर हमेशा याद रखिएगा, यहां इसे कहा जाता है कैलिफोर्नियन डेजर्ट, कैलिफोर्निया का मरुस्थल। और इस मरुस्थल के आसपास और भी मरुस्थल आते हैं, जैसे याद रखें कि इसमें जस्ट अ सेकंड में से एक सर्किल कर दूं, अदरवाइज आपको जो है वो समझने में थोड़ी सी समस्या होगी। याद रखिए कि इस पोर्शन में ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, याद रखिए ये वाले पोर्शन में आपको दिखाई देगा मुख्यतः ये मरुस्थलीय एरिया है। और कौन कौन से यहां मरुस्थल आते हैं, तो जस्ट अ सेकंड, याद रखिए यहां पर 3 मरुस्थल आपको देखने को मिलेंगे। ओके, मुख्यतः 3 मरुस्थल दिखेंगे। एक तो कलेक्टिव, इसका नाम है कैलिफोर्निया का मरुस्थल। याद रखें यहां पर 2 और मरुस्थल हैं, एक को कहा जाता है मोहावे डेजर्ट या मोहावे मरुस्थल, और दूसरा है सुनोरान डेजर्ट या सुनोरान डेजर्ट। तो याद रखें कि आपको यहां पर 2 मरुस्थल दिखाई देते हैं, एक जो है वो मोहावे है, दूसरा जो है सुनोरान है, और इसे कलेक्टिवली कैलिफोर्निया का मरुस्थल कहा जाता है। याद रखें यहां पर जो मार्किंग है वो इस प्रकार से करी गई है कि कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप आपको नाम दिखाई देगा। आप कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप कह लीजिए बच्चे, या फिर आप इसे कह लीजिए कि ये सुनोरान और जो है वो मोहावे डेजर्ट का पार्ट है। क्लियर, इसके अलावा कैलिफोर्निया के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहां पर आपको लोअर कैलिफोर्निया दिखाई देगा, और याद रखिए लोअर कैलिफोर्निया की कैपिटल है लपाज, और लपाज इज कैपिटल ऑफ बोलीविया ऑल्सो। और याद रखिए बोलीविया जो है वो बोलीविया की लपाज कैपिटल विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित कैपिटल है, जो एंडी श्रेणी में आता है। यहां पर जो है वो दूसरा है। क्लियर, तो एक ये डायमेंशन हुआ। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि सर इसके इसी भाग पर क्यों है, तो डेजर्ट। तो याद रखिए कि आपको इस भाग में डेजर्ट इसलिए दिखाई देगा क्योंकि ऊपर से जो है एक ठंडी जलधारा आती है, जिसे अलास्का की जलधारा कहते हैं। तो अलास्का की जलधारा के इस स्थान पर आने के कारण यहां पर जो है वो निर्माण होता है, किसका, यहां निर्माण होता है मुख्यतः डेजर्ट का। किसी भी स्थान पर यदि ठंडी जलधारा आएगी तो याद रखिएगा उस स्थान का तापमान कम होता है, ऐसा नहीं है, वहां का मुख्यतः वर्षा कम हो जाती है। अब यहां याद रखिएगा कि अगर आपने मेरी क्लाइमेटोलॉजी वाली क्लास नहीं देखी तो मैंने वहां पर डिटेल में समझाया है कि यहां हर एक महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ही क्यों मरुस्थल होते हैं। सभी को पता है कि वहां ठंडी जलधारा आती है इसलिए मरुस्थल होते हैं, लेकिन ठंडी जलधारा क्यों आती है, तो सामान्यतः यह समझा जाता है कि महाद्वीपों से एक इक्वेटोरियल करंट चलता है इस प्रकार से, और इसके वर्सेस में
ऊपर से पानी नीचे आता है और यहां पर जो है वो ठंडी जलधारा बन जाती है। ये बेवकूफों जैसा एक्सप्लेनेशन है। याद रखिए कि ये आंसर नहीं है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्यों ठंडी जलधाराएं होती हैं। याद रखिएगा कि महाद्वीपों में जो जलधाराएं हैं वो ठंडी पश्चिमी भाग में इसलिए होती हैं क्योंकि पूर्वी भाग से ही प्रवेश करती हैं कौन सी विंड, व्यापारिक पवनें। और याद रखिए व्यापारिक पवनें जब आती हैं तो आते समय गर्म पानी को इस ओर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और याद रखिए जब जाती हैं तो ऊपर से सरफेस में जो सतह में गर्म पानियों से हटाती हैं तो जमीन के अंदर का ठंडा पानी ऊपर आता है। और याद रखिए कि पानी जो नीचे सागर के नीचे जो पानी था जब वो ऊपर आएगा, गर्म वाला हटेगा तो ठंडी जलधारा का निर्माण करेगा। अर्थात किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा का निर्माण मुख्यतः उस स्थान पर चलने वाली पवनों के कारण होता है। और यही बेसिक लॉजिक, यही बेसिक फंडा है अल नीनो ला नीना के पीछे। याद रखिए अल नीनो और ला नीना जो आता है वो व्यापारिक पवनों के, जिसे प्रिवेलिंग विंड, ऑफ शोर प्रिवेलिंग विंड, यानी कि तटों से सागरों की ओर जाने वाली वो पवनें जो मुख्यतः सागर की सतह के गर्म पानी को हटा देती हैं, जिससे सागर के नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है, जिससे निर्माण होता है किसका, जिससे निर्माण होता है मुख्यतः ठंडी जलधाराओं का, कोल्ड वाटर करंट का। और ये कोल्ड वाटर करंट मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेजर्टिफिकेशन के लिए। याद रखें किसी भी स्थान पर यदि ठंडी जलधारा आ जाती है तो ठंडी जलधारा आने के पश्चात उस स्थान पर वर्षा कम होती है। और वर्षा कम होने का कारण क्या है, तो याद रखिए कि इस सतह पर मान लेते हैं यहां पर जो है जमीन है, यहां पर पानी है, और याद रखिए पानी ठंडा है तो ठंडा पानी हवा को भी ठंडा करता है। ठंडी हवा भारी होती है और नीचे बैठती है, और जब ये नीचे बैठना प्रारंभ होगी तो याद रखिए ये अशुभ लक्षण है। इसे कहा जाता है दिस इज अ बैड साइन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। अगर किसी भी स्थान पर हवाएं ऊपर से नीचे की दिशा में आ रही हैं, ऊपर से नीचे की दिशा में आने पर कभी भी कंडेंसेशन नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगा, संघनन नहीं होगा, मेघों का निर्माण नहीं होगा, वर्षण नहीं होगा। वर्षा नहीं होगी तो कुछ उगेगा नहीं। वेयर नथिंग कैन ग्रो इज कॉल्ड डेजर्ट। जहां कुछ उगता नहीं है उसे मरुस्थल कहते हैं। याद रखिए कि कैलिफोर्निया वाले पार्ट में इस ठंडी जलधारा के आने के कारण इस स्थान पर हवा ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, और याद रखिए जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो नीचे आने पर मेघ नहीं बनेंगे, वर्षा नहीं होगी, और यही कारण है कि यहाँ पे मोहावे डेजर्ट, सोनोरान डेजर्ट या कैलिफोर्निया डेजर्ट का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यहां आपको कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज भी दिखेंगी। याद रखिएगा आप सभी ने जीटीए खेला होगा। जीटीए आप किस सिटी में खेलते हैं, जरा इस चीज को आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। जिस सिटी में आप जीटीए खेलते हैं, मतलब वो जो एक गेम था वो, उसमें जो सिटी का नाम है, याद रखिएगा कि वो सिटी यहीं आती है। फाइन। और ये भी याद रखें कि वहां पर आपको जो दिखाए जाते हैं दृश्य, याद रखिएगा यहां पर वॉल्केनो भी है। और ये भी याद रखिएगा ये पूरी प्लेट वन पीस है, लेकिन सिंगल प्लेट है, लेकिन यहां से वो प्लेट टूट रही है। कैलिफोर्निया वाले भाग में अब आपको भूकंप जरूर दिखेंगे। बीते 20-25 साल से पता चला कि कैलिफोर्निया में एक बड़ी सी दरार पड़ रही है। नो वन यूज टू डिस्कस। मैंने खुद जो है वो डेडिकेटेड वीडियो बनाया है अपॉन अफ्रीका टूट रहा है। मैंने खुद जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाजू में एक जियालैंड नाम का महाद्वीप है, इस पर वीडियो बनाया है। पर याद रखें कि ये वाला पार्ट भी टूट रहा है, और याद रखिएगा ये पार्ट टूटकर जो है आने वाले कुछ टाइम पे अलग हो जाएगा। कैलिफोर्निया आज प्रायद्वीप दिख रहा है, एक दिन आप इसे द्वीप कहेंगे। क्लियर? तो आपको इस चीज को याद रखना है। इसी कारण यहां पर भूकंप की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। क्लियर? तो एक पोर्शन ये हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया यहां के मरुस्थलों के बारे में हमारा डिस्कशन। तो यहां पर कुछ मरुस्थल हैं, मरुस्थल मैंने बता दिए, पर्वत पदीय पठारों का क्रम आपको बता दिया। चलिए अब आते हैं इस स्थान के पर्वत पर। कौन सा है ये पर्वत, तो आइए इसके दर्शन करते हैं। याद रखें इस स्थान पर जैसा मैंने आपको बताया, यहां आपको जो है वो देखने को मिलेगा ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, अर्थात वो पर्वत जो वास्तविकता में कैसा हो चुका है, बुजुर्ग हो चुका है। अब ये पर्वत जो है वो ज्यादा ऊंचा नहीं है। एक टाइम पर जो है एपलेशियन पर्वत काफी ऊंचे माने जाते थे, और याद रखिए कि एक समय पर इनकी ऊंचाई वास्तविकता में भी काफी ज्यादा थी। एपलेशियन पर्वत जो है विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक था एक टाइम पर। आज के समय ये पूरी तरह से जो है अपर्दित हो चुके हैं। कुछ ही स्थानों पर आपको इनकी ऊंची चोटियां दिखाई देंगी, अदरवाइज ये छोटे ही हैं। अब इसके लिए याद रखें कि एपलेशियन पर्वत में आपको कौन कौन से पर्वत दिखाई देते हैं, तो याद रखिएगा यहां पर आपको दिखाई देगा ब्लैक माउंटेन, ब्लू माउंटेन, व्हाइट माउंटेन, माउंट मिशेल इसकी हाईएस्ट पीक है। और यह भी याद रखिएगा कि ये जो पर्वत है, ये पर्वत अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर नदियां जो है वो बड़े बड़े झरनों का निर्माण करती हैं। यहाँ पर नदियों पर बांध बनाना काफी आसान है। तो एपलेशियन पर्वत दे आर फेमस फॉर एक्चुअली हाइड्रो पावर, जल विद्युत के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है।
पहला डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन अवशिष्ट पर्वत है। तीसरा डायमेंशन यहाँ पे ब्लैक माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ग्रीन माउंटेन, व्हाइट माउंटेन ये दिखाई देंगे। इसमें याद रखने योग्य बात है कि यहाँ आपको ब्लैक फॉरेस्ट नहीं दिखेगा, ब्लैक माउंटेन मिलेगा, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन नहीं मिलेगा। क्लियर। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि एप्लेशियन माउंटेन की हाईएस्ट पीक जो है माउंट मिशेल है। यह भी याद रखें कि यहां पर आपको एक पठार मिलेगा जिसका नाम ही है पिड माउंट, यानी कि पर्वत पदीय पठार। पर्वत पदीय पठार एक प्रकार भी है पठारों का जो यहां दिखता है। एक पठार का नाम खुद में ही पर्वत पदीय पठार है, पिड माउंट प्लेट्यू है, वो यहां दिखाई देगा। क्लियर। ये माउंट जो है वो एपेलेशियन के बारे में डिस्क्रिप्शन है। मैं यहां पर नाम मेंशन कर दूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर। तो ये हमने देखा, ये एपेलेशियन पर्वत के बारे में है। अब याद रखिए जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, इसे बेसिकली कहा जाता है कैनेडियन शील्ड। मैं पहले भी बता चुका हूं कैनेडियन शील्ड के बारे में और यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं। आए अलग से इसे देखते हैं। इस प्रकार से कुछ इस एरिया से हम इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब याद रखिएगा कि जो कैनेडियन शील्ड आपको दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। जस्ट अ फ्यू सेकेंड। याद रखें कुछ इस तरीके से आपको कैनेडियन शील्ड दिखाई देगी। यहां आपको दिखेगा कि ये इस प्रकार से जो है कैनेडियन शील्ड उपस्थित है। क्लियर। अब याद रखें कि कैनेडियन शील्ड में आपको जो है वो झीलों का क्रम दिखाई देगा। क्लियर। एक ये याद रखिए। फिर कैनेडियन शील्ड के आखिर में आपको जो है वो इस प्रकार से झीलों का एक और क्रम दिखाई देगा जो इसके नीचे है। अब याद रखिएगा कैनेडियन शील्ड के लिए सबसे पहली इंफॉर्मेशन, मैं इसे जो है अलग से इस स्थान पर लिखना चाहता हूं। चलिए इसे जो है अगली स्लाइड पर लिख लेते हैं। फाइन। यहां हम इसे मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहला कैनेडियन शील्ड। इसके लिए जो मैंने सबसे पहला स्टेटमेंट बताया दैट ये विश्व के सबसे पुराने स्थलखंडों में से एक है, पहला डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन याद रखिए यहां पर कुछ झीलें आपको दिखाई देंगी। इसमें आपको कौन कौन सी झील याद रखनी है, तो याद रखिए इस प्रकार से यहां एक दिखेगी अथाबास्का, इसके अलावा स्लेव, रेनडियर, विनिपेग और बियर। ये जो है ये झीलों का क्रम नहीं है, नाम है। फाइन। तो ये सारी ताजे पानी की झीलें हैं और याद रखना है ये ताजे पानी की झीलें कनाडा में उपस्थित हैं। ये भी याद रखिएगा कि ये झीलें जो हैं वो कनाडा को ताजे पानी की उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। क्लियर। तो ये एक कैनेडियन शील्ड के लिए डायमेंशन है। दूसरा डायमेंशन याद रखिए कि ये सबसे पुराना स्थलखंड है, इसलिए आपको कुछ स्थानों पर यहां अपक्षय तथा अपर्दन देखने को मिलेगा और यही कारण है कि अपक्षय तथा अपर्दन के कारण यहां पर दलदलीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है। और याद रखिए कि यहां दलदली क्षेत्र के बीच में द्वीप दिखाई देंगे और यहां पर मैंने आपको बताया कि दो द्वीपों को आपको हमेशा याद रखना है। मैं मार्क भी वहां करूंगा, याद रखिए। एक जो है इसे कहा जाता है बफिन द्वीप, दूसरा याद रखिएगा यहां पर है क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, और याद रखिए यहां पर एक द्वीप दिखाई देगा जिसे कहा जाता है विक्टोरिया द्वीप। मैं ज्यादा वास्ता तो नहीं रखता इस बात से कि ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने दुनिया के लिए कुछ खास करा है, पर यह याद रखिएगा कि विक्टोरिया के नाम से आपको जो है वो बहुत कुछ देखने को मिलता है। विक्टोरिया झील, याद रखें विक्टोरिया झील जो है दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसके ऊपर से इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा गुजरती है। ये 3 देशों से घिरी हुई है। यहां से श्वेत नाइल निकलती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह केन्या, युगांडा, तंजानिया इसके बीच में आती है। यह झील इंपॉर्टेंट है, याद रखें। दूसरा विक्टोरिया मरुस्थल, ये विक्टोरिया मरुस्थल आपको दिखाई देगा कहां पे? विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। याद रखें ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट अर्थात ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। सिम्पसन, गिब्सन, सैंडीज और नीचे आपको एक और मरुस्थल। इसके अलावा याद रखिए ग्रेट विक्टोरिया नाम से जो है रेंज भी है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के एग्जैक्टली दूसरे साइड आती है अर्थात पश्चिमी दिशा में आती है। विक्टोरिया नाम से आपको जो है वो द्वीप भी दिखाई देगा, ये कनाडा में आता है। और याद रखिए ये जो कनाडा में आने वाला विक्टोरिया द्वीप है ये एलिजाबेथ द्वीप समूह का पार्ट है। ये कैनेडियन शील्ड के उत्तरी भाग में इस स्थान पर दिखाई देते हैं, याद रखिएगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब इसके अलावा ये याद रखिए कि जो कैनेडियन शील्ड है, इस कैनेडियन शील्ड में आपको जो है वो कुछ
अन्य फैक्टर्स भी दिमाग पे रखने हैं। अब मुझे बताएं कि ये जो शील्ड है ये बनी है आज से लाखों करोड़ों साल पहले, तब भी ये आज तक टिकी हुई है। ये क्या इंडिकेट करता है? प्रायद्वीपीय भारत वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत लगभग 4.3 बिलियन ईयर्स अगो बना था, और अगर इतना पुराना स्थलखंड है और आज भी सर्वाइव कर रहा है तो टेल मी ये क्या इंडिकेट करता है? याद रखिएगा, ये इंडिकेट बेसिकली करता है कि जो स्थलखंड है ये स्थलखंड कठोर चट्टानों से बना है। और याद रखिए कि कोई भी स्थलखंड अगर हार्ड रॉक से बना होगा तो हार्ड रॉक से बनने वाले स्थलखंड को, लैंडमास को आपको याद रखना है इस बात से कि यहां पर धात्विक खनिज दिखाई देंगे, मेटेलिक मिनरल्स आपको यहां दिखेंगे। याद रखिए यहां पर धात्विक खनिजों का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। फाइन, तो यहाँ ये शील्ड जो है वो कटी छटी जरूर है पर आज भी सर्वाइव कर रही है, इंडिकेट करता है कि हार्ड मेटेलिक मिनरल से ये बनी होगी। तो इतना चीजें आपको कैनेडियन शील्ड के बारे में पता होनी चाहिए। ये मैंने यहां लिख दिया। अब आइए इसे हम इस स्थान पर प्लॉट भी कर लेते हैं। याद रखें, ये कुछ इस प्रकार से आपको जो है वो क्रम दिखाई देगा। इसे कहा जाता है विनीपेग, इसे कहा जाता है रेनडियर, ये है अथाबास्का, ये स्लेव, ये बियर। अब याद रखें कि यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी को फिलहाल आप देख लें, स्लेव नदी, स्लेव झील से एक नदी निकलती है, इसे बेसिकली कहा जाता है मैकेंजी रिवर। और याद रखिए जो मैकेंजी नदी है ये पूरे कनाडा की सबसे लंबी नदी है। अभी नदियों के बारे में इतना जान लें, आगे इसके बारे में फिर डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर? मैं यहां नाम मेंशन कर लूं, ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है और ऊपर ये ब्यूफोर्ट सी में अपना जल विसर्जित करती है। और याद रखिएगा ब्यूफोर्ट सी में जो है ये मैकेंजी की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिस स्थान पर ये जल विसर्जित करती है। तो आई थिंक ये पार्ट आपके लिए क्लियर हो चुका है। अब आ जाए इस स्थान पर, ये जो है ये पूरा कैनेडियन शील्ड वाला एरिया है। फाइन, तो इसे जरा हम यहां मेंशन कर लें। याद रखें जैसा मैंने आपको बताया, यहां पर हम नाम मेंशन कर लेते हैं। यहां आपको दिखाई देगा ऊपर वाले एरिया में ये जो पोर्शन है ये हडसन की खाड़ी है, इस प्रकार से। याद रखें इसे कहा जाता है। अब यहां ये गलती नहीं करनी है, याद रखिए यहां ये मिस्टेक नहीं करना है कि हडसन की खाड़ी में हडसन नदी जो अपना जल विसर्जित करती है, हडसन नदी नहीं करती है। हडसन नदी जो है वो नीचे है। और याद रखिए हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क आता है। मैं पॉलिटिकल मैप में आपको समझाऊंगा इसके बारे में। फाइन, अब याद रखें कि इस एरिया में आपको 3 झीलें मार्क करनी है और ये है सुपर इंपॉर्टेंट। याद रखिए यहां आपको 3 झीलें दिखाई देंगी इस प्रकार से। और ये याद रखिए कि ये 3 झीलें हैं ये सुपर इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। क्लियर? तो इसे 1 मिनट हम एडजस्ट कर लेते हैं। याद रखिए इसे कहा जाता है ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए। अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और डिटेल में डिस्कशन से पहले अब हम इस एरिया की रिमेनिंग चीजें देख लेते हैं। याद रखिए कि ये वाला जो पोर्शन है आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है। ये पोर्शन जो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, याद रखें कि ये जो ऊपर वाला ग्रीन का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान, या फिर इसे कहा जाता है ग्रेट अमेरिकन प्लेन। याद रखिए इस प्लेन की विशेषता मुख्यतः कि ये जो प्लेन आपको देखने को मिलता है ये एपलेशियन पर्वत और रॉकीज पर्वत के बीच आता है। ये बेसिकली घेरा हुआ है, इसके बीच में आपको दिखाई देगा कि ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए आती हैं। इसके अलावा याद रखिए कि ये ड्रेन होता है यहां की एक मुख्य नदी से। वैसे मैंने अभी नेमिंग नहीं करी है। याद रखिए इस नदी को बेसिकली क्या कहा जाता है? इस नदी को बेसिकली कहा जाता है मिसिसिपी नदी। और इसके अंदर जो जल विसर्जित करती है इसकी मुख्य सहायक नदी उसे कहा जाता है मिसौरी। याद रखिए कि मिसौरी और मिसिसिपी ये दोनों नदियां महत्वपूर्ण है इस बेसिन वाले एरिया के लिए। याद रखें कि ये जो है अपना जल विसर्जित करती है, यहां आपको मैक्सिको की खाड़ी दिखाई देगी उसमें। क्लियर? अब हम इन लेक्स के बारे में अभी मुख्यतः देखेंगे। और याद रखें कि यहां पर जैसा मैंने आपको पहले बताया कृषिगत गतिविधियां तेज होती हैं। और याद रखिए कि यहां पर मुख्यतः जो है वो कॉर्न का उत्पादन ज्यादा देखने को मिलता है, या थिक ग्रेन्स अर्थात मोटे अनाजों का उत्पादन देखने को मिलता है। तो इसे अपने माइंड पर सेटल डाउन रखिएगा। इसके अलावा यह भी याद रखें कि ये जो ग्रेट लेक्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसे डिटेल में देखते हैं। इसे कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखें और इसे कंसोलिडेट करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले तो याद रखें यह है मुख्यतः
5 लेक्स, इन लेक्स को कहा जाता है ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी जो है वो झीलें आती हैं, तो आइए पहले इसका नामकरण कर दें। ध्यान से देखिए, इसे कहा जाता है सुपीरियर। जस्ट सेकंड, मैं इसे नाम लिख लूं फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो याद रखिए, ये हमारे सामने बनकर रेडी है ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए। याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले आता है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, एरे। याद रखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सुपीरियर, ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, सू नहर इसे कनेक्ट करती है बेसिकली किसके साथ, ह्यूरॉन के साथ। याद रखिए कि ये जो नदी है, ये जो झील है, मुख्यतः ये फेमस है अपने आयरन ओर के लिए। याद रखें, एक तो सारी जो ये झीलें हैं ये यूएस और कनाडा की बॉर्डर बनाती हैं और इनके किनारे बड़े सिटीज सिचुएटेड हैं। इसमें हर एक झील के किनारे एक महत्वपूर्ण सिटी है, मैंने उसे मार्क कर रखा है, आप उसे एटलस में मार्क करेंगे। याद रखें, आपको यहाँ पे डुलुथ मिलेगा, ये डुलुथ बेसिकली आता है यूएसए में, ये आयरन ओर के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से याद रखें कि जो ह्यूरॉन है, मैंने स्टेटमेंट बताया, सू कैनाल के द्वारा इससे जुड़ता है। और याद रखिए कि जो ह्यूरॉन है, इसके किनारे आपको कनाडा में सेडबरी दिखाई देगा। ये सेडबरी के लिए याद रखिए, ये एरिया जो है वो पूरे विश्व में निकल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। याद करिए, मैंने बताया था कि कैनेडियन जो शील्ड है ये विश्व की सबसे पुरानी शील्ड है और अभी भी कंटिन्यू कर रही है। इसका मतलब है धात्विक खनिज से बनी है। आपको यहां पर निकल निकलता हुआ दिखाई देगा, आयरन निकलता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार से याद रखें मिशिगन, इसके लिए एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि ये ग्रेट लेक्स में से एकमात्र ऐसी लेक है जो पूरी तरह से कहां आती है, यूएसए में। क्लियर। और याद रखिए कि मिशिगन के किनारे आपको शिकागो दिखाई देगा और शिकागो के लिए याद रखिएगा 1893 में यहां पर आए थे स्वामी विवेकानंद अपनी स्पीच के लिए, डायनामिक स्पीच। और याद रखिए शिकागो भी प्रसिद्ध है अपने आयरन ओर के उत्पादन के लिए, लौह अयस्क के उत्पादन के लिए। इसी प्रकार से इरे के लिए याद रखिए, एक तो सबसे पहला स्टेटमेंट यहां पर डेट्रॉइट दिखाई देगा। डेट्रॉइट का एक प्लेस है, याद रखिए ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अर्थात वाहनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जितनी भी बड़ी वाहन कंपनियां आपके नाम, जिनके नाम आपने सुन रखे हैं, याद रखिए वो सभी जो है यहां पर सिचुएटेड हैं। इसके अलावा वेलेंट जो नहर है ये कनेक्ट करती है इरे को ओंटारियो से। यह भी याद रखिएगा कि यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेसिकली नियाग्रा नदी। और याद रखिए ये नियाग्रा नदी जो है वो नियाग्रा वाटरफॉल या नाइगर वाटरफॉल का निर्माण करती है, जो विश्व के सबसे प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है। याद रखिए ये जो नियाग्रा नदी है आगे जाके ओंटारियो में ही विसर्जित हो जाती है। ये इस कैनाल के, इस नहर के पैरेलली फ्लो करती है, विश्व के सबसे बड़े जलप्रपात का निर्माण करती है और निर्माण करने के पश्चात आगे जाके समाप्त हो जाती है। इसमें याद रखिए ओंटारियो के लिए स्टेटमेंट है कि ओंटारियो के किनारे आपको किंगस्टन दिखाई देगा। किंगस्टन याद रखिए कनाडा में आता है और यह भी अपने माइंड पर फुल प्रूफ सेटल कर लें कि किंगस्टन जो है रेल इंजन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए एक जो है वो नीचे वाला दिखाई देगा, ये मोटर गाड़ियों के लिए, ये रेल इंजनों के लिए, इसे जो है लोकोमोटिव्स कहा जाता है। याद रखें किंगस्टन कनाडा में आता है। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि यहां से अर्थात ओंटारियो से एक नदी का उद्गम होता है और माइंड पर सेटल कर लीजिए, इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी अभी मैं प्लॉट भी करूंगा, ये यूएस और कनाडा की बॉर्डर बनाती है। साथ में ये नदी जो है वो आगे जाके अपना जल विसर्जित करती है अटलांटिक सागर में, अटलांटिक सागर के लैब्राडोर सागर में। और ये नदी अंतः व्यस्ततम अंतः जल मार्ग की नदी है पूरे उत्तरी अमेरिका की। इसके किनारे आपको जो है वो क्यूबेक दिखाई देगा, क्यूबेक को फ्रेंच सिटी कहा जाता है। इसी प्रकार से याद रखिए कि यहां पर आपको मॉन्ट्रियल दिखाई देगा। मॉन्ट्रियल अपने प्रोटोकॉल के लिए फेमस है, मॉन्ट्रियल एक पोर्ट भी है और विश्व के कुछ सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक है। यह भी याद रखिए कि सेंट लॉरेंस नदी विश्व के सबसे बड़े ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। बहुत सारे स्टेटमेंट बोले हैं मैंने, आइए इसे जो है हम आगे देखते हैं। यह पूरा पार्ट हमने देख लिया, फिजिकल मैप ऑफ उत्तरी अमेरिका। ये पूरा मैप बनकर रेडी है। यहां वाला पोर्शन, यहां वाले पोर्शन को मैंने डिटेल में आगे बना रखा है। क्लियर। तो ये पोर्शन ग्रीनलैंड है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, यहां हम प्लॉट करेंगे अब उत्तरी अमेरिका की नदियों को। आए देखते हैं। ध्यान से देखें, सबसे पहले हम ऊपर जाने वाली नदियों को प्लॉट करते हैं। याद रखिए इस स्थान पर आपको एक नदी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है मैकेंजी नदी। याद रखिएगा जो मैकेंजी नदी है ये पूरे कनाडा की, यहां मैं नाम मेंशन कर दूं, याद रखिए ये पूरे कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ये कहां से आती है, तो जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया ये कैनेडियन लेक्स में से एक है, कैनेडियन लेक में से एक से आती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आज ही के वीडियो मैंने स्टार्टिंग में बताया कहां से आती है, कमेंट में आप लोग मुझे बताएं। इसके अलावा याद रखें कि इस एरिया में एक नदी और दिखाई देगी, इसे बेसिकली कहा जाता है मिसिसिपी नदी। और याद रखिए कि मिसिसिपी नदी जो है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इसकी मुख्य सहायक नदी जो है आपको इस प्रकार से आती हुई दिखाई देगी। याद रखें ये इस ओर से आती है बेसिकली। जस्ट अ सेकेंड, इसे हम थोड़ा सा जो है वो करेक्ट करेंगे।
इस प्रकार से जो है आपको दिखाई देगा मिसिसिपी नदी। चलिए पहले मैं नदियां प्लॉट कर लेता हूं, फिर आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जिससे हमारा डिस्कशन जो है ज्यादा फ्रूटफुल हो। याद रखें, यह है बेसिकली उत्तरी अमेरिका की नदियों का क्रम। याद रखिए, इसमें सबसे पहले अलास्का वाले एरिया में आपको यूकॉन रिवर दिखाई देगी। याद रखिएगा कि ये यूकॉन रिवर जो है वो पॉलीमेटेरियल नोड्यूल वाले एरिया से जाती है। मैकेंजी के लिए मैंने जैसा आपको बता ही दिया है कि ये मैकेंजी जो है कनाडा की सबसे लंबी नदी है, और आप मुझे बताएं कौन सी झील से आती है। कोलंबिया नदी के लिए याद रखिएगा, कोलंबिया नदी जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया के पठार से आती है, यूएस और कनाडा के बीच में आती है। कोलंबिया नदी की मुख्य सहायक नदी स्नेक नदी है, और स्नेक नदी जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क से पास होती है, जो विश्व के सबसे पुराने नेशनल पार्क में से एक है। मैंने वैल्यू एडिशन की सीरीज में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करा है। यहाँ वुल्फ मिलते हैं, यहाँ ओल्ड फेथफुल गीजर मिलता है। ये ओल्ड फेथफुल गीजर जो है ये विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े गीजर्स में से एक है। यहाँ गर्म पानी के सोते आपको दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से याद रखिए, जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, एक समय पर इससे पूरे जो वुल्फ है वो गायब हो गए थे, जिस कारण आप पाएंगे कि पूरा येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है मरुस्थल में परिवर्तित हो गया था, और 8 वुल्फों को दोबारा यहां लाया गया, और आप पाएंगे कि पुनः येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है वो जगमगा उठा, पुनः ग्रीन हो गया। नदियों ने बहना बंद कर दिया था, बारिश होना बंद हो चुकी थी, सब कुछ ठीक हो गया। सिर्फ और सिर्फ वुल्फ को ले आने को इसे कहा जाता है कीस्टोन स्पीशीज का संबंध। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा याद रखें कि इसके नीचे कोलोराडो नदी दिखाई देगी। याद रखिए, कोलोराडो नदी जो है कोलोराडो के पठार से गुजरती है, और यह भी याद रखिएगा कि यह नदी का संबंध है बेसिकली ग्रैंड कैनियन से, विश्व के सबसे गहरे कैनियन से। याद रखिएगा कि कैनियन और गॉर्ज का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो किसी डेडिकेटेड वीडियो में हम बताएंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। जो एरिया सूखा होता है, जहां पर नदी जो है अपना प्रवाह क्षेत्र तेजी से प्ले कर रही होती है, पर्वत भी होते हैं, तो अपनी वी आकार की घाटी को गहरा करती है, तब के समय निर्माण होता है गॉर्ज का, और उसको और ज्यादा गहरा करने पर कैनियन का। क्लियर। इसी प्रकार से याद रखिए कि रियो ग्रैंड नदी ये यूएसए और मैक्सिको की बॉर्डर का निर्माण करती है। यह भी याद रखिएगा कि रियो ग्रैंड नदी के लिए डायमेंशन है कि ये नदी के पास जो है वो आपको दिखाई देगा लाइफ जैकेट का माउंटेन। इसको समझिएगा कि जो लाइफ जैकेट का माउंटेन है, इसका अर्थ क्या है। वास्तविकता में यूएसए में जो इलीगल माइग्रेंट एंटर करना चाहते हैं, जो माइग्रेंट्स अंदर आना चाहते हैं, वो रास्ता कौन सा तय करते हैं, इन्हीं कैरेबियन द्वीप से होते हुए ये मैक्सिको में प्रवेश करते हैं, मैक्सिको से होते हुए ये रियो ग्रैंड नदी को पार करके यूएसए में एंटर करते हैं। आपने शायद ये जो है वो मीम्स काफी देखे होंगे, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा जाता है कि ये दीवार बनाने में एक्सपर्ट है। ये किस दीवार की बात कर रहे थे, इसी रियो ग्रैंड नदी के किनारे समानांतर रूप से दीवार बनाने की बात कर रहे थे, ताकि यहां से मैक्सिको से आने वाले लोगों को अमेरिका में आने से रोका जा सके। ये भी याद रखिएगा कि रियो ग्रैंड नदी जो है ये लाइफ जैकेट माउंटेन के लिए, साथ ही साथ ये बॉर्डर बनाती है। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं मिसिसिपी नदी जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। साथ में ये जो नदी है ये अपना मुख्यतः जल जो है वो गेन करती है कहां से, मिसोरी से। सेंट लुइस के पास ये मिलती है मिसोरी के साथ। याद रखिए अर्सिलिनियास यहाँ का एक महत्वपूर्ण पोर्ट है। इसके अलावा हडसन नदी इसके किनारे न्यूयॉर्क स्थित है। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि जो पोटोमैक रिवर है इसके किनारे आपको वॉशिंगटन डीसी विच इज कैपिटल ऑफ यूएसए ये दिखाई देगा। जो है सेंट लॉरेंस नदी के लिए मैं बता चुका हूं, 5 स्टेटमेंट है। याद रखिए क्यूबेक अर्थात फ्रेंच सिटी यहां आता है। सेकेंडली मॉन्ट्रियल आता है जो अपने प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है, जो ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। थर्डली याद रखिएगा कि ये यहां पर आपको जो है जो मॉन्ट्रियल मिलता है ये विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक है। ये नदी जो है उत्तरी अमेरिका के व्यस्ततम नदी जलमार्ग का निर्माण करती है, यहां से शिफ्ट होता हुआ जो है आगे प्रवेश करता है। और लास्ट डायमेंशन याद रखिएगा कि जो नदी है ये विश्व के सबसे बड़े ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से पूरी उत्तरी अमेरिका की जो सारी नदियां हैं ये कंप्लीट हो चुकी है। मैंने बहुत सारा डेटा लास्ट 5 मिनट में बोला है, उम्मीद करता हूं आप इसे नोट डाउन जरूर करेंगे। और याद रखिए इस सब को आप तक लाने के लिए काफी मेहनत की आवश्यकता होती है। किसी चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा कठिन होता है, बट आई परफेक्टली नोज कि इस प्रकार से पढ़ने पर स्टूडेंट को याद जल्दी होता है। तो आई थिंक आप इस एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे। एटलीस्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप तक इसे शेयर करें, लोगों को पता चले कि हमारा एफर्ट जो है उनके लिए किस प्रकार से कार्य करता है। मैं आप सभी के एक एक कमेंट को देखता हूं, आप सभी अपने कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।